स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रो मैकेनिक के बारे में। तो आइए इससे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये कंपनी क्यों है और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो करेंटली जो प्रॉब्लम है कि जो कोर साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो फ्लाइंग का जितना भी टेक्नोलॉजी वो 1960 से सॉर्ट हो गया है। और 1960 के बाद से अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, माइलेज बढ़ा रहे हैं। बाकी मतलब कोर टेक्नोलॉजी जो ऑलमोस्ट छुआ भी नहीं गया है, मतलब कि ये सब प्रिंसिपल हमने बनाया, ये सब हमने स्टार्ट किया, काम खत्म, उसको ऑलमोस्ट छिड़ नहीं रहे हैं। और ये समझिए जेट इंजन का जो कोर है, कोर फ्लाइंग का सिस्टम है, ये काम करता है, तभी तो हम लोग उड़ पा रहे हैं। लेकिन एक साइड इफेक्ट है कि ये बहुत नैरो ऑपरेटिंग रेंज में बम बम रहता है, जिसे इसका फ्लाइंग स्वीट स्पॉट कहा जाता है। आप वहां पे रख देंगे, बहुत कम तेल में बहुत काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सब सोनिक चलें, जैसे पैसेंजर चलता है, सुपर सोनिक चले जैसे कॉन्कॉर्ड चलता है, हाई सुपरसोनिक चले जैसे कि मार्क 3 के ऊपर, तो नहीं चल पाएगा। तो हिसाब ये है कि सबके इंजन्स हैं, लेकिन वो सिर्फ उसी में काम करेंगे। यानी कि अगर ये मार्क 3 पे चल रहा है, इफिशिएंट है, मार्क 3 से नीचे कर देंगे इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसके साथ भी वही है और इसके साथ भी वही है। यानी कि ये सब का रेंज जो है बहुत छोटा है, जबकि हम लोग ये मार्क 3 तक चल रहे हैं। तो यही बहुत बड़ा दिक्कत बन है। जैसे कि अगर आप टर्बो फैन इंजन लेते हैं, जो कि आपको जंबो जेट्स में मिलता है, ये बहुत अच्छा है सबसोनिक स्पीड के लिए, लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास में। वहीं पे आप टर्बो जेट लेते हैं, जो आपको फाइटर जेट सब में मिलेगा। आजकल हाइब्रिड भी मिल सकता है, लेकिन वो टर्बो जेट जनरली सुपरसोनिक के लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी कि मार्क 1 से ऊपर आप जा रहे हैं तो वहाँ काफ़ी काम आता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि हम मार्क 3 तक जाना चाहते हैं, ब्रह्मोस चाहते हैं या SR-71 चाहते हैं, तो आपको रैम जेट पे जाना पड़ता है। वो मार्क 2 के ऊपर अच्छे से काम कर पाता है। और ये एकदम मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जैसे कि फाइटर जेट हैं जो मार्क 2 से ऊपर बिना रैम जेट के चले जाते हैं, लेकिन स्टेबल और एफिशिएंट नहीं रहते हैं। और ऐसा नहीं कि फाइटर जेट कम स्पीड पे नहीं उड़ता है, तभी तो वो रिफ्यूलिंग कर पाता है मिड एयर में, तभी तो टेक ऑफ कर पाता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप स्वीट स्पॉट से प्लेन को निकालेंगे, जैसे ये सब आप जंबो जेट देखेंगे, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है टेक ये मतलब लैंडिंग में, टेक ऑफ में और टैक्सी करने में। यानी कि जब रनवे पे लैंड करिए, उसके बाद इंजन बंद करके इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, इंजन चालू रखना पड़ता है और इंजन के पावर से ही इधर-उधर जाते हैं। फिर जब वो ट्रक पुल करता है, उस टाइम में बहुत फ्यूल जलता है, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा जलता है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। इतना बड़ा समस्या है, जैसे जब कॉन्कॉर्ड चलाया जा रहा था, तो कॉन्कॉर्ड को इधर से उधर टैक्सी वे करने में लगभग 2 टन तक का फ्यूल खप जाता था। सिर्फ़ उसे स्टार्ट करने में। स्टार्ट करके टैक्सी करने तक में 2 टन फ्यूल स्वाहा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब प्लेन का जो ऑपरेटिंग रेंज है, जो स्वीट स्पॉट है, वहाँ बम बम, वहाँ एकदम माइलेज। लेकिन उसके थोड़ा-सा भी इधर-उधर निकालिए, होच-पोच हो जाता है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है कि मतलब अगर आप एक्चुअली कोई भी जंबो जेट लीजिए, जो आज मार्केट में यूज़ हो रहा है, उसका किलोमीटर पर लीटर अगर आप निकालेंगे, हवा में जब वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, बहुत अच्छा आता है। वहीं पे आप कंपेयर कीजिएगा कि टैक्सी वे में कितना जला रहा है, टैक्सी वे में ज़्यादा जलाता है और इंजन भी डैमेज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब ज़मीन के इतना पास है तो डिब्री बहुत उड़ती है। तो उस डिब्री से मतलब इंजन का जो लाइफ का सबसे ज़्यादा डैमेज उसी टाइम में होता है। तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इंजन तो बना लिए जो मार्क 3 तक जा सकता है, लेकिन ऐसा इंजन नहीं बना पाए जो तीनों को एफिशिएंटली मैनेज करे। कि मतलब या तो मार्क 2 के लिए बनाओ, या तो मार्क 3 के लिए बनाओ, या सबसोनिक के लिए बनाओ। ऐसा नहीं कि एक इंजन बनाओ जो तीनों को सँभाल सके। तो ये एक सीरियस समस्या है। इसीलिए हम लोग मतलब ये सब को त्याग दिए और इसको भी त्याग दिए। इसको इसके लिए खास तौर का जेट फ्यूल लगता था, उसको भी त्याग दिए। इससे सस्ता पड़ने लगा सैटेलाइट। तो रहा बात कि अगर ये इतना बड़ा समस्या है तो इसे मैनेज कैसे कर रहे हैं अभी? तो अभी हम लोग जो मैनेज कर रहे हैं, कुछ-कुछ तरीका डेवलप किया गया है जो हम लोग थोड़ा हेल्प करता है सॉल्व करने में। जैसे कि सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या है आरपीएम। यानी कि जो आपका फैन ब्लेड है वो बहुत धीरे घूमना चाहता है और वहीं जो आपका टरबाइन है, जो मेन कंप्रेसर है, वो बहुत तेज़ घूमना चाहता है। जहाँ पे आप आग लगा रहे हैं, जहाँ पे आप एक्चुअल कंबस्शन कर रहे हैं, कंबस्शन से हाई प्रेशर, हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट निकल रहा है, उससे आप बहुत तेज़ी टरबाइन चलाना चाहेंगे। और ज्योमेट्री आपको एक हद तक ही फ्रीडम देता है कि थोड़ा-सा एंगल ऐसा कर दो, ये कर दो, ताकि वो आरपीएम का रेंज में काम कर सके। लेकिन एंड में बोलेगा सर आरपीएम ही आपको बढ़ाना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मल्टी स्पूल बना दें। यानी कि अगर आप फाइटर जेट का देखते हैं या जंबो जेट का भी देखते हैं, जनरली आपको मल्टी स्पूल आजकल मिलने लगे हैं। जैसे कि ये एयरबस A380 का है, ट्रिपल स्पूल है। यानी कि रेड कलर का एकदम छोटा सा, वो सबसे हाई आरपीएम पे चलता है। वो वहीं उस आरपीएम के लिए उसको इंजीनियर ने डिजाइन कर दिया। फिर उसका येलो वाला, ये उससे एक स्टेज ऊपर आता है। ये मतलब समझिए मीडियम स्टेज का कंप्रेसर और मीडियम स्टेज का टरबाइन कनेक्टेड है, ये अलग आरपीएम पे चलते हैं। अब फिर आता है फैन, जिसको सबसे कम आरपीएम पे चलना है, उसको एक अलग स्पूल दे दिया। तो ऐसे 3 डंडी है, मतलब डंडी एक, उसके ऊपर दूसरी डंडी घूमती है, उसके ऊपर तीसरी डंडी घूमती है और तीनों अलग-अलग आरपीएम पे रहता है। मैं मिलना चाहूँगा उस इंजीनियर से जो इसका बेयरिंग डिज़ाइन किया है, बट
ये करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं। कॉन्कॉर्ड में भी आप समझ लीजिए ये डुअल स्पूल था और ऑलमोस्ट आजकल सब में डुअल स्पूल ही आता है या कुछ-कुछ कंपनी ट्राई की कि गियर बॉक्स डालने का। वो उतना अब जहाँ तक मतलब मुझे देखने को मिल रहा है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग स्पूल पे ही चले गए हैं कि ठीक है आपका जो कोर है, जो जेट है वो ज़्यादा तेज़ चलना चाहता है, उसे छोटा करके चला दो, उसे इंडिपेंडेंट करो। सर टरबाइन धीरे चलना चाहता है, जो फैन है, ठीक है? उसको बाहर लगा दो, उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो सारा चीज़। तो ये करके अभी हम लोग मैनेज करते हैं, या तो गियर बॉक्स लगा दो या तो आप मल्टी स्पूल करने लगो, मल्टी स्पूल ज़्यादा प्रेफरेबल है। फिर आपका ये हो गया कि जब ये तो हो गया आपका नॉर्मल में, हाई स्पीड पे क्या करेंगे? हाई स्पीड पे हम लोग बाईपास डक्ट बनाते हैं, जैसे कि कॉन्कॉर्ड जो आप देख रहे हैं, तो कॉन्कॉर्ड चल कैसे रहा है? कॉन्कॉर्ड का जो इंजन है, इंजन में हमेशा सबसोनिक हवा जा रहा है, तो बोले भैया वो माक 2 पे चल रहा है तो उसका अंदर हवा कैसे सबसोनिक जा रहा है? यहाँ पे आप समझिए जब आप हाई एल्टीट्यूड पे हाई वेलोसिटी चल रहे हैं, वेलोसिटी हाई है, प्रेशर कम है, ऑब्वियसली वो आप हाई एल्टीट्यूड पे हो। तो आप शॉक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके जो शॉक वेव बन रहा है, आप ऐसा कर सकते हो उसे ऑलमोस्ट ट्रांसफार्मर में डाल सकते हैं। यानी कि भैया बहुत हाई वेलोसिटी आ रहा है, आप उस हाई वेलोसिटी को लो वेलोसिटी कर दीजिए और एयर प्रेशर बढ़ा दीजिए। और इंजन को हाई प्रेशर हवा ज़्यादा पसंद है, ना कि हाई वेलोसिटी। हाई प्रेशर में इंजन बम-बम रहता है। तो वो करके ये कॉन्कॉर्ड का ज्योमेट्री था जो इसको ऐसे-ऐसे स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। तो वो आपका एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जी ये SR-71 का है, तो इसका जो मेन जेट है वो चल रहा है, लेकिन ये माक 3 पे नहीं जाने वाला है। तो माक 3 के आसपास जब पुश करना रहता है, तो ये जो 6 ठो पाइप है मतलब 3 इस साइड है, 2 इस साइड है, उसका ढक्कन खोल देते हैं। कंप्रेसर सीधे हवा ये पाइप में आता है, सीधे आफ्टर बर्नर में जाता है और आफ्टर बर्नर में फ्यूल डाल के भुश कर देते हैं। और ये तब सूडो रैम जेट जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब कि हवा आया सीधे बाईपास करके, मतलब इंजन का कोर में हुलुलुलु नहीं कर रहा हो, सीधे बाईपास करके निकल जा रहा है। वो आपको माक 3 तक पुश कर देता है, माक 3.2 अनक्लासिफाइड, मे बी उससे ज़्यादा जाता हो। तो वही है। और फिर आपका कि कंप्रेसर का जो आरपीएम है वो अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं और एटमॉस्फेयर का कंडीशन बदल रहा है, यानी कि आप सरफेस पे हैं, मिड एल्टीट्यूड पे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे हैं, सर बदल रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें? उसको मैनेज करने के लिए हम लोग वेरिएबल गाइड वेन इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब कंप्रेसर घूम रहा है उसके पीछे जो गाइड वेन्स होते हैं उसका एंगल चेंज करता है। ये आपको ऐसे रिंग मिलेगा जो ऐसे-ऐसे करके एंगल चेंज करता रहता है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी को जुगाड़ करके हम लोग अभी चला रहे हैं। काम करता है, ये सब काम करता है तभी हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन लिमिट है। इसीलिए पूरी नया सोच की ज़रूरत पड़ गई इसको कि कुछ ऐसा करते हैं जो ये सारा मतलब जुगाड़ को त्यागा जाए। तो एस्ट्रो मैकेनिका का ऑप्शन आया है कि एक काम करो, कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर मोटर से चलाओ। यानी कि जो आपका कंप्रेसर है, वो लॉक्ड मत करो, उसको एक डंडी पे मत लगाओ, क्योंकि कंप्रेसर अलग-अलग आरपीएम पे चलना चाहेगा। ठीक है? तो उसे अलग-अलग आरपीएम पे चलाओ। लो एल्टीट्यूड पे उसके हिसाब से आरपीएम पे चलाओ, हाई एल्टीट्यूड पे उस हिसाब से चलाओ। उसको इंडिपेंडेंट कर दो। तो ठीक है, आप कर दोगे, मोटर इतने पावरफुल आते हैं कि आप उसे चला सकते हो, लेकिन मोटर को तब बिजली कहाँ से देंगे? और उतनी बड़ी बैटरी तो आती नहीं है। तो हिसाब वही है कि मोटर को जेट जनरेटर से चलाया जाएगा। यानी कि जैसे आप प्लेन देखते होंगे, प्लेन में 2 अगर इंजन देख रहे हैं तो उसमें 3 इंजन होता है। 2 मेन इंजन रहता है प्रोपल्शन इंजन और एक तो एपीयू रहता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो टेल में छोटा-सा सी आवाज़ करते रहता है हर टाइम। वो मतलब ऑक्सिलरी सारा सिस्टम चलाने के लिए रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे उसको बड़ा कर दे रहे हैं कि आप एक ठो पूरा जेट इंजन है जिसका सिर्फ एक काम है, जनरेटर चलाओ। उसको और कुछ करना ही नहीं है। वो ईंधन लेगा, उसे मतलब जेट के द्वारा रोटेशन में बदलेगा और रोटेशन से आप जनरेटर चलाएँगे। तब आपके पास इतना पावर रहेगा कि वो जनरेटर से आप ये चला सकेंगे, मोटर चला सकें, जो कि कई-कई मेगावाट का यहाँ बात हो रहा है। 1 मेगावाट से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, 2 मेगावाट, 4 मेगावाट ये सब का बात हो रहा है। ऑलमोस्ट ऐसा समझिए जैसे आपका डीज़ल लोकोमोटिव है, डीज़ल लोकोमोटिव से आपका डीज़ल प्राइम मूवर चलता है, प्राइम मूवर से अल्टरनेटर चलता है, अल्टरनेटर से बिजली निकलता है जो आपका ये इसमें जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है, कंट्रोल यूनिट से सारे ट्रैक्शन मोटर पे जाता है। ऑलमोस्ट वही रास्ता है कि मतलब आप ईंधन से बिजली बना रहे हैं, बिजली से कंप्रेसर चला रहे हैं। अब रहा बात कि क्या ये करना चाहिए? कतई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि आप खुद ही समझिए इतना लंबा रास्ता से आ रहे हैं और टरबाइन स्वीट स्पॉट पे तो स्वीट रहता है ना, तो आप उसको कैसे करेंगे? ट्रिक ये है कि ये लिक्विड मीथेन इस्तेमाल करेंगे, ना कि जेट प्रोपेलेंट 1। अब लिक्विड मीथेन को इस्तेमाल करने का मतलब फ़ायदा भी है, कूलिंग सबसे बड़ा फ़ायदा वो आएगा। और फिर ये है कि वो जो आपका मेन पाइप है जिसमें आप कंप्रेसर चला रहे हैं, यहाँ पे आप ईंधन ऐड करेंगे। यानी कि जो आपका जनरेटर है, वो सिर्फ जनरेटर लाइक ही पावर देने वाला है। यानी कि आपका मान लीजिए टेक ऑफ के टाइम में लो स्पीड क्रूजिंग में वो आपको कम पावर में चला रहा है, वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप चाहते हैं कि ठीक है, अब स्पीड थोड़ा बढ़ाना है, वो वहाँ पे मीथेन बर्न करना शुरू कर देगा। यानी कि जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद ये ऑलमोस्ट आफ्टर बर्नर जैसे समझिए, वहाँ पे वो मीथेन जलाना शुरू कर देगा। तब आपका वो थ्रस्ट बढ़ाते जाएगा। जैसे आप फैन मोड पे चल रहे हैं,
लो स्पीड पे सबसोनिक पे फैन मोड पे चलते रहिए। फिर धीरे-धीरे आपको होगा कि सर अब स्पीड चाहिए। अब आप वहाँ पे जेट मोड में आ जाइए जहाँ पे आप फ्यूल जलाने शुरू कर दीजिए। तो अब आपका जो मेन थ्रस्ट आ रहा है वो मतलब थोड़ा-सा आ रहा है आपका जो जनरेटर से आ रहा है, थोड़ा-सा आ रहा है जो ईंधन से चल रहा है। और हालाँकि आप और तेज़ चलना चाहते हैं, सीधा मीथेन पे चलाने लगिए। और वो ऐसा कैसे हो जाता है जब आप बहुत स्पीड पे चल रहे हैं, जो हवा आपके सामने भिड़ रहा है, वो इतना प्रेशर में आता है कि आपको कंप्रेस करने की उसे ज़रूरत नहीं रहती है। रैम जेट का लॉजिक यही है कि जो हवा आ रहा है सामने से, वो इतना मतलब ये है वेलोसिटी है कि उसे शॉक से जब आप कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन का काम हो जाएगा। आपको कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और वही स्क्रैम जेट अगर आप देखेंगे, स्क्रैम जेट में हवा स्लो नहीं होता है। स्क्रैम जेट में आता है मतलब माक 5-6 पे हवा आ रहा है और माक 3-4 तक रह रहा है, उसमें आप फ्यूल डाल के जला रहे हो और उसके बाद बाहर निकल जा रहा है। रैम में वो सबसोनिक हो जाता है जब आप उसे शॉक ज्योमेट्री से करते हैं। तो ये तीनों में इंजन काम कर सकता है। अभी जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कॉन्कॉर्ड अगर ऐसा था कि उसको सिर्फ समुद्र के ऊपर उड़ाना था सुपरसोनिक, तो ऐसा क्यों नहीं कि टेक ऑफ की और उसके बाद मतलब सबसोनिक चला और उसके बाद उसे जैसे समुद्र आ जाए तब सुपरसोनिक करो। कर ही नहीं सकते, तेल खत्म हो जाता। यही प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि ये अब आराम से ऐसा कर सकते हैं कि आराम से आपका सर रनवे पे चल रहे हैं, बहुत इनएफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं सर, हम मैनेज कर लेंगे। आप टेक ऑफ किए, कोई दिक्कत नहीं सर, पॉपुलेटेड एरिया के जाए, हम धीमे स्पीड से निकलना है, मतलब आपको फैन मोड में चलना है। चलते रहिए सर, कम आवाज में निपटा लीजिए। और हाँ सर, अब आप आ गए थोड़ा लो एरिया में आ गए, अब स्पीड बढ़ाइए। फिर हो गया सर, अब समुद्र पे आ गए, अब थोड़ा दिल खोल के भागना है, भागिए, मार्क 3 पे जाइए। तो ये कर पाएंगे। यानी ये वो तीनों, जंबो जेट से लेके, फाइटर जेट से लेके SR-71 तक का, तीनों का एक इंजन से कर पाएगा और तीनों में इतना माइलेज देगा कि एक्चुअली आप चला पाएंगे। ये नहीं होगा कि अरे इसको बंद करो, क्योंकि मतलब कॉन्कॉर्ड के साथ सबसे बड़ा दिक्कत वही था कि आप उससे स्लो नहीं चला सकते थे, वो ज़्यादा तेल जलाने लगता है। ये वो समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। और लिक्विड मीथेन में क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि लिक्विड मीथेन की बात ये समझिए, वो सस्ता है। लिक्विड मीथेन का अगर आप पर लीटर दाम देखेंगे, वो जेट प्रोपेलेंट 1 से बहुत सस्ता है। और जो SR-71 में स्पेशल लगता था, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा था, तो उससे तो बहुत सस्ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। लेकिन एक पेनल्टी आती है कि वो क्रायोजेनिक है, वो बस कैसे भी टंकी में नहीं डाल सकते, और प्रेशराइज्ड इस पे नहीं चलेगा, CNG जैसा पे नहीं चलेगा, LNG पे चलेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे चलेगा। तो वही समझिए कि आपके पास 2 सब सिस्टम होगा, यानी कि एक जेट पावर प्लांट है और दूसरा प्रोपल्शन यूनिट है। और रहा बात कि आपके पास इसका फ़ायदा क्या है कि आपके पास तीनों मोड खुल जा रहा है कि आप फ़ैन में चलाइए सर, लो स्पीड ऑपरेशन इफ़िशिएंटली कीजिए। क्या ये उतना एफ़िशिएंट होगा जितना एक डेडिकेटेड है? नहीं। लेकिन क्या ये इतना एफ़िशिएंट होगा कि आप इसे स्लो मोड पे चलाएँ और आप नुकसान ना हो? हाँ। और उसके बाद जेट पे जाएँ। जेट वाला फ़ैन मोड पे नहीं रह सकता, आप रह सकते हैं। और फिर आप जेट से रैम में जाएँगे, वो भी आप कर सकते हैं। यही ऑप्शन दे रहा है कि मतलब आप ऐसा नहीं कि सब प्लेन हमने बनाया ये एकदम इसी पे चले, ये तीनों ऑप्शन दे सकते हैं कि आप फ़ैन मोड पे चलिए, माइलेज बढ़ाइए, जेट मोड पे चलिए, स्पीड बढ़ाइए, रैम मोड पे बढ़िए, उड़ जाइए। तो यही, ये नया जो ट्रिक कर रहे हैं, ये इन्होंने यही ट्रिक इसमें इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए मोटर जनरेटर से चला है, ताकि आरपीएम जो है, ना गियर बॉक्स का फचांग है और वो मतलब ऑलमोस्ट समझिए ईसीवीटी हो गया है। आप आराम से जितना आरपीएम पे चलाना है चलाइए, आरपीएम आपको पूरा खुला छूट मिल जाता है। और चूंकि वो मीथेन बर्न करने लगेंगे, तो हाई स्पीड पे जैसे ही थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने लगेंगे, आपको वो हेडेक नहीं कि सर वो जनरेटर से मेन पावर आ रहा है, जनरेटर से सिर्फ असिस्टेंस मिल रहा है। उसके बाद वो सारा काम मीथेन खुद कर ले रहा है। तो ये इनका आइडिया है। वही समझिए, तो थ्रस्ट मोड्स जो हैं वो अडॉप्ट करते रहेंगे। 3 मोड एक इंजन से निकालना बहुत बड़ी बात है, और वो भी माइलेज के साथ। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस ये है कि इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर काफ़ी हल्का हो गया है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार का डेवलपमेंट के कारण इसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया, खूब डेवलपमेंट हुआ है। और अभी जैसे कि सबसे भयानक जो मैंने देखा है, वो है सुपर कंडक्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ब्रिटेन का मैंने पैम्फलेट में देखा था कि वो 6th जेन फाइटर में उनको रेडार के लिए अथाह बम पावर चाहिए, तो जेट इंजन में वो लगा हुआ है सुपर कंडक्टिंग जो 2 मेगावाट का है। तो रहा बात इनका, मैंने नहीं देखा कि सुपर कंडक्टर में जाएँगे, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर सुपर कंडक्टर में नहीं जाते हैं, तो वज़न, मतलब अभी जिस टाइम मतलब मैं ये वीडियो बना, अभी कोई ऐसा मोटर जनरेटर यूनिट नहीं है कि सर एक ठो हमने पावर प्लांट में लगा दिया, एक ठो ये लगा दिया, कि वो भारी ना हो। और ये लोग खुद भी कह रहे हैं कि अभी वही दिक्कत है कि उतना हल्का नहीं हो गया। पहले से तो बहुत हल्का हो गया, ये बात एकदम सच है। लेकिन इतना हल्का भी नहीं हो गया कि आप उसका लोड ही मत लो। मतलब कि आपका जितना आप फ्यूल बचा रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आपका पेलोड में ही लॉस हो जाता है, तो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अभी वो एक बहुत बड़ा टास्क है। वो बस ऐसे लॉल करके आप नहीं इग्नोर कर सकते, वही सबसे बड़ा टास्क है। फिर उसके बाद कि आपका जो जेट इंजन बेस्ड जनरेटर है, वो तो अभी भी वही जनरेटर है ना नॉर्मल। उसको तो अभी भी वही सारा समस्या झेलना पड़ेगा कि उसका जो फ्लॉ है, उसका लिमिटेशन है, उसका स्वीट स्पॉट है। आप उसे मैनेज कर सकते हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते, बट वो इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इसके डिज़ाइन में कई बार देख रहे हैं कि वो, अरे सर वो साइड में हमारा वो चले गया।
क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो, सिर्फ सबसोनिक चला रहे हो, तो लोग बोलेंगे भैया ये सब फचांग मत करो, नॉर्मल जेट इंजन लो। हाई स्पीड कर रहे हो तो ही सेंस बता, फिर हाई स्पीड करने में वो उस जनरेटर के साथ दिक्कत होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर सकते, फचांग बढ़ जाता है। और लिक्विड मीथेन कूल नहीं है कि बस ओ जी हम लिक्विड मीथेन यूज कर लेंगे, सस्ता है, इसलिए सस्ता वो इसलिए कि कोई खरीदता नहीं है। उसको लेके करोगे क्या? जैसे कि आप स्पेसएक्स खरीदता है उसको क्योंकि उनको रॉकेट के लिए चाहिए। ब्लू ओरिजिन खरीदता है उसको रॉकेट के लिए चाहिए। और किसी की चीज के लिए उसका उतना यूज नहीं होता। एलएनजी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बाद सीधे उसे बॉईल करके सीएनजी में बना जाता है। सीएनजी के बाद हम लोग सीएनजी यूज करते हैं। एलएनजी का कोई उतना यूज नहीं है कि लिक्विड मीथेन आप लो। और रहा बात, अगर मोस्टली हमको नहीं लगता जेट इंजन उतना सेंसिटिव है कि उसे एलएनजी की जगह लिक्विड मीथेन चाहिए। वो मतलब मीथेन का प्योरिटी बहुत हाई रहता है। अगर आप बोलते हो कि लिक्विड मीथेन दो, दाम बढ़ जाता है। ये प्योरिटी बहुत हाई रहती है। एलएनजी जलाते हो तो उतना महंगा नहीं है। तो क्या एलएनजी में इनका काम चल सकता है? आराम से चल सकता है। और थोड़ा सा ज़्यादा इनका टाइमलाइन और इनका जो डिस्कशन था वो थोड़ा ज़्यादा टेकब्रो माइंडसेट वाला। जैसे कि एक पता नहीं आधा अधूरा लाइन बहुत सारे यूट्यूबर साइंटिस्ट लोग सब मुंह खोल के बोलने लगे हैं कि मीथेन ना आप बस सोलर से बना सकते हो। इट्स लाइक उस हिसाब से तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। पोटेशियम का सब लोग को दिक्कत है कि पोटेशियम का हाइफ लाइफ खत्म हो जाएगा। भैया न्यूक्लियर रिएक्टर से बना लो ना। लेकिन नहीं बनाते हैं ना, बात वही है। करने का आप सब कर सकते हैं कि सबाचियो रिएक्शन से आप मीथेन बना लेंगे। सर वो हलवा नहीं है कि बस सोलर पैनल लगाया उसे मीथेन निकलने लगा। ये कोई बात होता है? मतलब पता नहीं सब लोग एकदम ऐसे बात कर रहे हैं, हाँ ये तो है हमने बनाया। इसलिए सर जो जो कंट्री बाहर से मीथेन खरीद रही है यानी एलएनजी खरीद रही है इंक्लूडिंग इंडिया, वो सोलर फार्म लगा के ये क्यों नहीं कर लेती है? वो इतना सस्ता नहीं है कि ओह ये बहुत रिन्यूएबल है। अगर आप इसे बायोगैस भी बोलते हैं ना तो भी सेंस बनता है, क्योंकि इंसान इतना नीचे से निकालता है, इतने सारे जानवर रखते हैं हम लोग अपने अंदर, सबका बायोमास निकालेंगे उसमें इतना मीथेन है जो कि कार्बन न्यूट्रल है कि आप उससे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेकब्रो वाला आजकल सब लोग बोलने लगा कि सोलर पैनल लगाएंगे ना उसमें फिर पानी डालेंगे ना उससे फिर मीथेन निकल जाएगा। इट्स लाइक 100 टन तक तो अभी तक किसी ने बनाया नहीं है और आप 1000 टन जलाने का बात कर रहे हो। तो बात वही होता है कि टेक ब्रो वाला बहुत ज्यादा फीलिंग। जैसे इनका टाइमलाइन जो है 2026 में ये सुपरसोनिक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। बेट लगाइए कितना चांसेस है कि होगा। इनका फिर जो मेन सीईओ है वो सुपरसोनिक खुद उड़ेगा 2029 पे, और पैसेंजर सुपर सोनिक फ्लाइट ये चालू कर देंगे 2034 पे। आई एम लाइक सर कौन फूक रहे हो? आपको एग्जांपल देते हैं। प्लेन में आपको ये समझना पड़ेगा, जमीन पे जब इंजन आता है, इंजन चलना नहीं चाहता, उसे नहीं पसंद है, धूल गर्दा बहुत डैमेज करता है और इंजन का मेजॉरिटी मेंटेनेंस सिर्फ उसी टाइम पे आता है। अगर उसे आप कम कर देते हो, सब खुश हो जाएंगे। इंजन जो मैकेनिक्स मेंटेन करते हैं उनका लाइफ अच्छा हो जाएगा, कंपनीज का लाइफ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंजन ही सबसे महंगा पार्ट है, उसको बचा पाएंगे और तेल भी बचेगा, सबका भला होगा। तो उसको करने के लिए क्या किया गया? उसको करने के लिए ये किया गया है। अनफॉर्चुनेटली ये इमेज वहाँ गलती से आ गया। व्हील हब पे एक मोटर लगा दिया गया कि जो आपका है इंजन बंद करो। जैसे आप रनवे पे लैंड कर गए, एक बार स्टेबल हो गए, बंद कर दो। फिर इसको एपीयू से चलाओ, जो कि बना हुआ है लो आरपीएम पे चलने के लिए, लो एल्टीट्यूड पे चलने के लिए। एपीयू से ये मोटर आपका चलेगा, आराम से आपको टैक्सी उक्सी करना है, टैक्सी में घुमाना है, सब हो जाएगा। इससे इतना सारा स्टेप आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जेट के बारे में बात करो, उसमें इंसान खींच के शूट खत्म हो जाता है, तो बहुत सेफ्टी लगता है। तो उसमें आपका पायलट हो जाता है, ट्रक ड्राइवर हो जाता है, विंग वॉकर्स हो जाता है, रैम्प सुपरवाइजर हो जाता है, कंट्रोलर हो जाता है, पुश बैक ट्रैक्टर हो जाता है, टो बार हो जाता है, कम्युनिकेशन हार्डवेयर जो हेडफोन लगा के देखते रहते हैं। बहुत सारे स्टेप आता है। वही देखिए जैसे जेट ब्लास्ट सेफ्टी मार्जिन, वो जेट जो है ना खींच सकता है इंसान को, और उसका जो एग्जॉस्ट है वो भी स्वाहा कर सकता है। तो बहुत सेफ्टी रखना पड़ता है, और इसीलिए इतना लंबा फंसाएंगे, दाम भी लगता है, टाइम भी लगता है। और बड़े बड़े एयरपोर्ट में एक समस्या हो गई कि वहाँ उतने ट्रक्स नहीं हैं जो पुश कर सकें। तो व्हील टग जो है वो डाल दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, पायलट हो गया, रैम सुपरवाइजर हो गया, कंट्रोलर हो गया, काम खत्म। कोलिजन सेफ्टी मार्जिन देखा जाएगा, और बस मतलब इतना स्टेप्स को उतना कर देंगे। कितना टाइम बचेगा? 5 से 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक बचा सकते हैं, अगर आपके पास 2 जेट ब्रिज है, दोनों को आप कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली अलाउ करता है। इंजन इतना जल्दी बंद कर देता है कि 2 जेट ब्रिज ला के फ्रंट और बैक दोनों से खाली कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है करीब 20 साल से इस पे काम चल रहा है। मैंने सबसे पहला वीडियो देखा जो 2005 का है, नीचे वीडियो दे दिया है। ये वीडियो जो है वो 2020 का है, वो आप देख सकते हैं। और उस टाइम क्लेम हो रहा था कि 1 साल में आ जाएगा। अब बोल रहे इतना फायदा है कि लोग इस पे खर्च करेंगे, बैठे हुए हैं, कंपनीज बैठी हुई है कि सर आप दो तो हम खरीदें, अभी तक नहीं आया मार्केट में। ऐसा क्यों? रेगुलेशन। तो आप ये जो कहते रहे ना, ये जो भी बोल रहा है वो टेक ब्रो बोल रहा है। रेगुलेशन का उसे समझ नहीं है कि कितना रेगुलेशन लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना। ये सिर्फ छोटा सा मोटर डाल रहा है और उससे सबका भला होगा। अब बोलेंगे मोटर से वजन ऐड हो जाएगा, जितना वजन वो ऐड करेगा उससे जितना फ्यूल पेनल्टी आएगी उससे ज्यादा ये बचा लेगा जो आप लो एल्टीट्यूड पे चला रहे हो जेट इंजन को। और प्लस इंजन का मेंटेनेंस जो बचेगा, सीधा सीधा चुपचाप से वो तेल हंसी खुशी लोग जला देंगे।
और जितने भी लोग जैसे इंडिगो है, इंडिगो बहुत कम दूरी उड़ता है, लेकिन बार-बार उड़ना चाहता है। उन लोग के लिए ये सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लॉन्च होता है। वो दिन को 2 लॉन्च की जगह 3 लॉन्च कर पाएँगे। इतना बड़ा असर आ जाएगा। अभी तक नहीं हो पाया है। मेबी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, मेबी भविष्य में मैं भी सुनना शुरू कर दिया हूँ कि 1-2 उठा जाए। वाई-फाई तो अभी तक तो आया नहीं है हर प्लेन में, और आप यहाँ पे बस सीधे सुपरसोनिक कर दे रहे हैं। इट्स लाइक चैलेंजेस है। पहली बात तो आपका वजन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, बस ऐसे कि लॉल सॉल्व हो गया, नहीं सर वो दिल्ली बहुत दूर है। दूसरी बात, जेट जनरेटर में आपको बहुत सारा समस्या सॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो माक 1 से ये मतलब सबसोनिक से लेकर माक 3 तक संभाल सके। फिर लिक्विड मीथेन कोई ऐसा चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्लेन रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसका विंग में जो टैंक्स रहता है वहाँ पे मीथेन शायद ही डाल पाएँ, वो फचांग करना पड़ेगा। पूरा टाइमलाइन जो है टेक ब्रो वाला था। इट्स लाइक बोल रहे नहीं, ये हम लोग कर रहे हैं, 20 साल से मेहनत कर रहे हैं ये पिरामिड को उतना छोटा करने के लिए, अभी तक नहीं हुआ है। मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि JP1 क्या महँगा है? एकदम महँगा है। क्या उससे LNG सस्ता है? हाँ, लेकिन उसको स्विच करना सस्ता नहीं है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि LNG चीप ज़रूर है, लेकिन उसकी हैंडलिंग आपको लूट मारेगी। यानी कि ये सब जो ट्रक लगाना पड़ता है ना LNG के लिए, वो कंप्रेस्ड ट्रक नहीं है, वो लिक्विफाइड ट्रक है। बहुत महँगा पड़ता है, और उसमें भी वही सब दिक्कत आएगा जो हाइड्रोजन के साथ। हाँ, उतना दिक्कत नहीं होगा जितना हाइड्रोजन में होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि बस अरे सर दोपहर में गर्मी में है, प्लेन पार्किंग में रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, बॉयल करने लग जाएगा, तो दिक्कत है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पैसा बचेगा वो हैंडलिंग में लुट जाएगा। कि ठीक है सर, ये प्लांट में आपको वहाँ पे उसका पूरा LNG हैंडलिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो सस्ता नहीं पड़ेगा, सारा आपका पैसा खत्म कर देगा भाई। और फिर ये समझिए टेक के मामले में कितना पार्ट्स हैं, कितना वो है, किस नहीं है पब्लिक यूज़ के लिए। पब्लिक अगर सबसोनिक ही चलना चाहती है तो आज का जितना जेट है वो काफ़ी सॉर्टेड है। उसमें बस आपको वाई-फाई डालना है, उसमें बस आपको थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्रूव करना है, और वो व्हील टक डाल देना, आप नहीं कम्पीट कर पाओगे। कम्पीट ही नहीं कर, क्योंकि बोला सबसोनिक चलने पे आपको कम एनर्जी लगेगा वर्सेस सुपरसोनिक या माक 3 पे चलने पे। वो फिज़िक्स का लॉ है, ब्रेक नहीं कर सकते। तो वही है। तो रहा बात कि क्या इसमें कोई स्कोप है? हाँ, हम आराम से देख सकते हैं कि एयरफोर्स वाले ऑर्गेज़्म ले रहे हैं इसको, भैया आप डेवलप करो, जब आपका बैंक्रप्सी आएगा हम प्यार से बस हडिप्पा मार लेंगे। क्योंकि एयरफोर्स हँसी-खुशी लेगा कि भैया SR-71 में दिक्कत क्या था? फचांग बहुत ज़्यादा था। वो अगर फचांग आप कम कर देते, आप ऐसा कर देते कि जब SR-71 को ऐसे उड़ाना पड़ा, बहुत तेल जल रहा, आधा तेल तो वहीं खा जाता था कि भैया उसे पहले कम टैंक में उड़ाओ ताकि आराम से उड़ सके। फिर वो जब उड़ जाए, फिर उसको स्लो बर्न करो ताकि वो टैंकर से स्पीड मैच करे, फिर जाके डॉक करे, फिर फ्यूल ले। बहुत बर्बाद होता था। वो सब अगर आप कम कर देते हो, रन टाइम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। सीधा-सीधा चुपचाप सा पैसा लो हमको दे दो। और जो स्पेशल वेरिएंट जेट फ्यूल का यूज़ होता है ये सब में, उससे बहुत सस्ता है LNG। और दूसरी बात आपको ये भी समझना पड़ेगा, एयरफोर्स सारे कंट्री के ऑलमोस्ट सबको पता है लिक्विड क्रायोजेनिक कैसे हैंडल करते हैं। सारे फाइटर जेट में लिक्विड ऑक्सीजन डाला जाता है पायलट के ब्रीथ करने के लिए। कंप्रेस्ड उतना स्टोर नहीं कर पाएंगे कि कई-कई घंटे चल सकें। तो लिक्विड ऑक्सीजन डाला जाता है फाइटर जेट सब में। उन्हें पता है लिक्विड क्रायोजेनिक कैसे हैंडल करते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन ज़्यादा लो टेम्परेचर है कंपेयर टू लिक्विड मीथेन। तो एयरफोर्स हँसी-खुशी बोलेगा, "अरे सर आप बनाओ ना सर, फ्री में बनाओ, आप बनाओ, अपना समझ के बनाओ। जब तक हम प्राइवेट मनी लगा रहे हो, बनाते जाओ, बनाते जाओ। आप डूबने लगोगे तो भले हम थोड़ा-सा पैसा डाल देंगे ताकि कंप्लीट कर लो।" क्योंकि हम आराम से देख सकते हैं कि इनको ये डार्क स्टार बनाना है, उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी है ही नहीं। कि भैया आप आराम से बनाओ, और हर स्पीड पे ये रहेगा। तो सर्वेलेंस जैसे मान लिया कहीं कर रहा है, वो सर्वेलेंस के टाइम में सबसोनिक आ जाएगा। कोई मिसाइल पकड़ा, अरे भैया मिसाइल मारते हैं, ये बोला अरे हट यार, मिसाइल मारते बड़ा है, मार्क 3 पे चलो निकल जाओ। अब बोलेंगे रॉकेट बहुत तेज चलता है। इट्स लाइक सर SR-71 के टाइम में जो रॉकेट्स थे, जो सरफेस टू एयर मिसाइल थे, वो सारे मार्क 4 पे थे। आप नहीं भिड़ सकते किसी चीज़ से जो पहले से ही हाई एल्टीट्यूड पे है, और अगर वो मार्क 3 स्टार्ट कर दिया, आपका पिकअप के टाइम में ही वो निकल जाएगा। और वो मार्क 3 SR-71 का है। SR-72 जो इससे बनाएंगे, और इसमें फ़ायदा है, लिक्विड मीथेन एज ए हीट अब्जॉर्बर काम कर सकता है। तो जो ओवर हीटिंग का इशू आएगा वो सॉल्व कर लेगा। तो आराम से मार्क 4 तक, तो 4 एंड 4.5 कर दिए तो शायद ही कोई मिसाइल अभी के टाइम का उसको जाके हिट कर पाए। मतलब उसके लिए खास तौर का मिसाइल बनाना पड़ेगा। तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि इसे हँसी-खुशी सारे, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, ये USA हो, ये सारे की एयरफोर्स देख रही है कि अरे भैया बढ़िया से डेवलप करो भैया, हम सस्ते में ले लेंगे। उन सबको ऑर्गेज़म पब्लिक के लिए ये टेक ब्रो वाला बात है कि सर हम 2-3 साल में इसका कर देंगे। सर 20 साल से तो चक्का में मोटर नहीं फिट हो रहा है, यहाँ पे आप पूरा प्लेन बदलेंगे। हलवा पे चोखा खा रहे हैं। तो वही वाली बात है। क्योंकि वो आर्मी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? वो जीजी होते हैं 2 चीज़ में, लॉजिस्टिक्स में और क्रायोजेनिक्स में। आप ये समझिए क्रायोजेनिक का कितना एक्सपीरियंस है उनके पास। जो बैलिस्टिक मिसाइल पहले बनाया जाता था तो सब में लिक्विड ऑक्सीजन डालना पड़ता था। तो वो उसको मैनेज कर लिया था कि इतने भैया 15 मिनट के अंदर कैसे मैनेज करो। तो उनके पास पूरा स्कोप है, लोडिंग, वो इतना महँगा चीज़ अफ़ोर्ड कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आम पब्लिक के लिए उतना यूज़ नहीं है।
और हाँ, ये इतना बड़ा है कि इसे हमको नहीं लगता मिसाइल में डाला जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें तो आराम से स्कोप है कि भैया इसे हम SR-72 बना लेंगे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन इस नई कंपनी के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर्ड लिक्विड मीथेन जेट इंजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ नीचे वाले पहले लिंक को क्लिक कर लें। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।